हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है वो बुक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम है हमारे मार्क्सवाद का विकास तथा समकालीन समाजवादी सिद्धांत और चैप्टर नंबर है हमारा 4। तो गाइज हमने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना दिया है और ये हमारा सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको ये फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाके उसमें से वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो बिना देरी के आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा जो बुक है उसमें सेकेंड हेडिंग दे रखी है, मार्क्सवाद की अवधारणा का अध्ययन निम्न शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। और फर्स्ट हेडिंग का वर्णन हम बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या है मार्क्सवाद, आइए समझते हैं। मार्क्सवाद एक अवधारणा है, जो विचार भी कह सकते हैं हम और दृष्टिकोण भी कह सकते हैं या सोच भी कह सकते हैं। तो मार्क्सवादी सोच की जो हम स्टडी करते हैं वह निम्न शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। निम्न शीर्षक में पहला शीर्षक दे रखा है हमें इतिहास की भौतिक व्याख्या। तो क्या होता है इतिहास की भौतिक व्याख्या, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, इतिहास की भौतिक व्याख्या का अर्थ है कि वस्तुओं का इतिहास कैसा चलता आ रहा है, मतलब वस्तुओं में समय समय पर कैसा बदलाव हुआ है, इसका ही मतलब है इतिहास की भौतिक व्याख्या। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज देखिए, पहले क्या चलते थे, हाथ से घुमाने वाले पंखे चलते थे। फिर उनमें लोगों को कुछ कमी नज़र आई। क्या कमी नज़र आई कि उन्हें हाथ से बहुत देर तक घुमाते रहना पड़ता था, ये कमी हो सकती थी उसमें। फिर उस कमी के कारण लोगों ने नई चीज़ बनाई। क्या बनाई, इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाया। इलेक्ट्रिक फ़ैन में क्या कमी थी कि वो गर्म हवा फेंकता था। फिर उस कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने कूलर बनाया। कूलर क्या करता था, नमी ज़्यादा कर देता था, कमरे में ह्यूमस ज़्यादा कर देता था। तो उस कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने एसी बनाया। तो गाइस ये जो समय समय पर बदलाव हुआ है वस्तुओं में, इसी को हम कहते हैं इतिहास की भौतिक व्याख्या। तो यही समझाना चाह रहा है, इतिहास की भौतिक व्याख्या का अर्थ है कि वस्तुओं का इतिहास कैसा चलता आ रहा है, मतलब कि वस्तु कैसे समय समय पर बदली है, वस्तु का इतिहास कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मार्क्स का मानना था कि वस्तुओं को देखकर ही विचार की उत्पत्ति होती है, तत्पश्चात नई वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। देखिए मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स जो थे वो कहते हैं कि वस्तुओं को देखकर ही आदमी जो है वो सोचता है और फिर सोच के नई वस्तु बनाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हाथ से घुमाने वाले पंखे में कमी थी। फिर जब कमी दिखी होगी लोगों को, उस वस्तु ही तो है ये हाथ से घुमाने वाला पंखा, तो इस वस्तु में जब कमी दिखी होगी लोगों को तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाया। जब इलेक्ट्रिक फ़ैन वाली वस्तु में कमी दिखी तो उन्होंने कूलर बनाया। इसी टाइप से फिर एसी बना। तो यही मार्क्स समझाना चाह रहे हैं कि वस्तुओं को देखकर ही लोग सोचते हैं और फिर नई वस्तु बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। देखिए जब वस्तुओं में बदलाव होगा धीरे धीरे तो समाज में भी बदलाव होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि उन वस्तुओं को बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया नया सामान आएगा और नए नए तरीके आएंगे, तो समाज भी हमारा वृद्धि करेगा, मतलब तरक्की की ओर बढ़ेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मार्क्सवाद की इतिहास की भौतिक व्याख्या का वर्णन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में मिलता है। देखिए मार्क्सवाद की जो इतिहास की भौतिक व्याख्या है, इसका जो वर्णन है वो दो बुकों में मिलता है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेलिंगमैन पहले दार्शनिक थे जिन्होंने भौतिकवाद को सामाजिक परिवर्तन का कारण बताया। देखिए गाइस, सेलिंगमैन एक विद्वान थे या दार्शनिक भी हम कह सकते हैं। विद्वान दार्शनिक कौन, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो सेलिंगमैन बहुत जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या कहा, जिन्होंने भौतिकवाद को
सामाजिक परिवर्तन का कारण बताया। मतलब भौतिकवाद क्या, यही जो हमने वस्तुओं में बदलाव पड़ता है इसे ही हम भौतिकवाद मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इस भौतिकवाद से ही समाज में भी परिवर्तन होता है, मतलब समाज में भी बदलाव होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि समाज भी इससे धीरे धीरे बदलता जाता है, विकास करता जाता है, तरक्की करता जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीर्षक की ओर। नेक्स्ट शीर्षक है हमारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा। क्या है वर्ग संघर्ष की अवधारणा, आइए समझते हैं। वर्ग संघर्ष का अर्थ उन वर्गों में संघर्ष है जो एक दूसरे के विरोधी हों अथवा जिनके हितों में पारस्परिक विरोध हो। देखिए गाइज, समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत सारे वर्ग में हम ले लेते हैं एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। तो गरीब वर्ग हमेशा अपने फ़ायदे की सोचते हैं और अमीर वर्ग हमेशा अपने फ़ायदे की। और जो इनके जो फ़ायदे होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये बात आप भी मानते हो कि दोनों के फ़ायदे अलग अलग होते हैं और अलग तरीके से होते हैं। तो ये जो फ़ायदे इन लोगों के अलग होते हैं, हित मतलब फ़ायदे जो दोनों के अलग होते हैं, इससे क्या होता है, इन दोनों वर्गों में विरोध होता है। विरोध मतलब लड़ाइयाँ होती है, संघर्ष होता है और तनाव बनता है। तो यही समझाना चाह रहा है कि वर्ग संघर्ष का अर्थ उन वर्गों में संघर्ष से है, मतलब वर्ग ये हो गए, अमीर और गरीब वर्ग हो गए। तो उन वर्गों में संघर्ष से है जो एक दूसरे के विरोधी हों। ये एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, अमीर गरीब, तथा जिनके हितों में पारस्परिक विरोध, इनके जो हित हैं मतलब फायदे, इनमें भी आपस में विरोध है क्योंकि दोनों के अलग अलग फायदे होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वर्ग इसलिए बनते हैं क्योंकि भौतिक साधनों पर कुछ का स्वामित्व होता है और कुछ का नहीं। देखिए वर्ग जो है, जो अमीर गरीब क्यों बनते हैं, ये वर्ग बताया है। देखिए क्योंकि भौतिक साधनों पर कुछ का स्वामित्व होता है और कुछ का नहीं। देखिए भौतिक साधन क्या होते हैं गाइस, भौतिक साधन यही जो वस्तुएं होती हैं और वस्तुओं को बनाने वाले जो साधन होते हैं उन्हें हम भौतिक साधन कह सकते हैं। तो इन पर कुछ ही लोगों का अधिकार होता है। किनका, अमीर लोगों का हम कह सकते हैं अधिकार होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मशीनें, ये सब क्या होती हैं, अमीर लोगों के ही हाथ में होती है और उनका ही अधिकार होता है इस पर। तो हम कह सकते हैं इसलिए क्या होता है, देखिए अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं, इसलिए अमीर गरीब का वर्ग बन जाता है। यही समझाया हमारे को इस पॉइंट में। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्राथमिक साम्यवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर समस्त समाज के स्वामित्व के कारण विद्यमान वर्गों में परस्पर तनाव की अपेक्षा सहयोग होगा। मतलब कि गाइस देखिए, जो साम्यवादी समाज था, साम्यवादी समाज मतलब उस समाज को कहते हैं हम जिसमें सब लोग एक बराबर होते हैं, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। तो उस समाज में ये कह रहे हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन क्या होते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ बनाई जाती है या जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण होता है उसे हम उत्पादन के साधन कह सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री वगैरह हो गए, तो ये उत्पादन के साधन हम इसे कह सकते हैं। तो उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, किसी एक का अधिकार नहीं होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा। अब जब पूरे समाज का अधिकार होगा तो सारे लोगों को उससे फ़ायदा होगा। सारे लोगों को फ़ायदा होगा तो कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सबको फ़ायदा होगा, सबके पास पैसा होगा, सब इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे, तो कोई आपस में लड़ेगा झगड़ेगा नहीं और सब आपस में सहयोग करेंगे। तो यही बात समझाना चाह रहा था हमारा ये पॉइंट। बढ़ते हैं अपने आगे इसी पॉइंट पे। इसी प्रकार समाजवादी समाज में भी उत्पादन के साधनों पर समस्त समाज के स्वामित्व के कारण वर्गों पर पारस्परिक विरोध पारस्परिक सहयोग का स्थान प्राप्त कर लेगा। देखिए जैसे कि साम्यवादी समाज बताया था कि सबका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है और फिर आपस में कोई लड़ता झगड़ता नहीं और सब सहयोग करते हैं आपस में। तो इसी प्रकार से ये बताना चाह रहा है कि जो समाजवादी समाज आएगा उसमें भी ऐसा ही होगा, उत्पादन के साधन पूरे समाज के हाथ में होंगे, सभी लोगों के हाथ में होंगे और सब आपस में सहयोग करेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो शीर्षक है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्या होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आइए समझते हैं। पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। पूंजीपति कारखाने तथा कारखानों में लगी मशीनों का स्वामी होता है। दूसरी ओर श्रमिक अपना श्रम बेचता है। अपने श्रम से जिन वस्तुओं को वह तैयार करता है
उनका पूरा मूल्य भी उसे प्राप्त नहीं होता। देखिए पूंजीवादी समाज क्या होता है, पूंजीवादी समाज आइए समझाता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो पूंजीवादी समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें दो वर्ग होते हैं, एक मजदूर लोग होते हैं और एक पैसे वाले लोग होते हैं। तो पैसे वाले लोगों के पास क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कारखाने होते हैं, उन कारखाने के जो मशीनें होते हैं वो भी सब उन्हीं की होती हैं, और उत्पादन के साधन भी सब उन्हीं के होते हैं, जितने भी साधन होते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, जो श्रमिक लोग हैं मतलब गरीब लोग जो हैं, मजदूर लोग, वो क्या करते हैं, अपना जो श्रम है, अपनी जो मेहनत है वो बेचते हैं। किसे बेचते हैं, पूंजीवादी लोगों को, मतलब पूंजीपति लोगों को, पैसे वाले लोगों को। उनकी फैक्ट्री में जाके उनके काम करते हैं, और क्या करते हैं, वो अपने मेहनत से जो वस्तु बनाते हैं इस फैक्ट्रियों में जाके, उसका पूरा जो मूल्य है वो भी उन्हें नहीं मिलता। यही हमारा पॉइंट कहना चाह रहा है। जब वो जो वस्तु बनती है फिर जब उसे बेचते हैं तो उसका पूरा मूल्य भी उन्हें नहीं मिलता गरीब लोगों को। यही समझाना चाह रहा है हमारा यही पॉइंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, वस्तुओं के बनने में लगे श्रम के बदले में दिए गए वेतन तथा वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त धन में अंतर अतिरिक्त मूल्य है। देखिए वस्तु में लगे श्रम के बदले में दिए गए वेतन तथा वस्तु के बिक्री से प्राप्त धन में अंतर अतिरिक्त मूल्य है। देखिए मैं समझाता हूँ ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। एक तो थे गरीब लोग और एक थे अमीर लोग। अब ये गरीब लोग जाके अमीर लोगों की फैक्ट्रियों में काम करते थे और वहाँ पे जा जाके वस्तुएं बनाते थे। तो उन वस्तुओं का क्या होता था, आगे ये लोग बेच देते थे। पैसे वाले जो लोग थे ये आगे बेच देते थे। तो उन वस्तु से जो पैसा मिलता था ये खुद रख लेते थे और इन्हें बहुत कम पैसा देते थे। जो अमीर लोग थे वो गरीब लोग को बहुत कम पैसा दे देते थे और वस्तुओं से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो वस्तुओं से जो पैसा मिलता था और इन्हें जो ये पैसा देते थे, इनमें बहुत अंतर था। इसे ही हम कहते हैं अतिरिक्त मूल्य। तो यही हमारा पॉइंट समझाना चाह रहा था यहाँ पे। अब पढ़ते हैं अपना आगे। जिसका स्वामी पूंजीपति बन जाता है। देखिए अतिरिक्त मूल्य का स्वामी कौन बन जाता है, पूंजीपति। मतलब कि पैसे वाले लोग ही वो अतिरिक्त मूल्य रख लेते हैं, जो बीच का बचता सारा वो पैसे वाले लोग ही रख लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचारों का वर्णन द कैपिटल में मिलता है। देखिए कार्ल मार्क्स जो थे उनका आर्थिक विचार जो थे एक बुक में मिलते हैं। वो कौन से, द कैपिटल नाम की एक बुक थी, उसमें मिलते हैं, जो आज भी मार्क्सवाद की मूल आर्थिक मान्यताओं का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जो आज भी क्या माना जाता है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, मतलब प्रमुख बुक मानी जाती है मार्क्सवाद के लिए। आगे पढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा पॉइंट क्या कहता है, मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का जैसे जैसे विकास होता है वैसी वैसी पूंजी थोड़े तथा कुछ ही हाथों में एकत्रित होती है। देखिए मार्क्स जो कह रहे हैं वो क्या कहते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें उत्पादन की जो व्यवस्था है उससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो उत्पादन की जो व्यवस्था है वो जैसे जैसे विकास कर रही है वैसी वैसी पूंजी है, जो पैसा है वो थोड़े हाथों में आता जा रहा है। थोड़े हाथों में कैसे, जो मतलब कि ये मान लीजिए ये पैसे वाले लोग हैं और ये गरीब लोग हैं। तो ये पैसे वाले लोग थोड़े से हैं, 2-4 लोग, और इन्हीं के हाथ में सारी फैक्ट्रियां वगैरह हैं। तो जब पैसा जितना भी आएगा, जितना भी ये लोग कमाएंगे तो इनके पास इकट्ठा होता रहेगा। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा होता रहेगा, मतलब कि पैसे वाले लोगों के हाथ में ही पैसा इकट्ठा होता रहेगा। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है हमारा पॉइंट, पूंजीवादी व्यवस्था जहां एक और एकीकरण करती है वहां दूसरी ओर वह गरीबी का भी एकीकरण करती है। देखिए क्या कह रही है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो जहां एक तरफ क्या करती है, पैसों का एकीकरण, मतलब एक तरफ जो पैसों को इकट्ठा करती है वो कुछ लोगों के हाथों में ही, दूसरी तरफ क्या करती है, गरीबों का भी एकीकरण करती है, मतलब गरीब लोगों को भी इकट्ठा करती है वो एक जगह। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाहता है, एकीकरण के कारण श्रमिकों में विद्रोह की भावना का जन्म होगा और धीरे धीरे
पूंजीवाद का नष्ट होना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए जो एकीकरण हो रहा था, ये जैसे पैसों का एक तरफ एकीकरण हो रहा था, मतलब एक तरफ पैसे इकट्ठे हुए जा रहे थे अमीर लोगों के पास, दूसरी तरफ गरीब आपस में इकट्ठे हुए जा रहे थे, मतलब गरीब बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे करके। तो यही बताना चाह रहा है कि ये जो इकट्ठा हो रहे थे पैसे एक तरफ और गरीब बढ़ते जा रहे थे, तो इससे क्या होगा, गरीब लोगों में क्या होगा, एक दिन विद्रोह करने की भावना का जन्म होगा। विद्रोह करने की मतलब लड़ाई करने की एक इच्छा जागेगी। फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे पूंजीवादी जो व्यवस्था होगी, ये पैसे वाली जो व्यवस्था होगी, ये नष्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाहता है, मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद के नष्ट होने के लक्षण स्वयं पूंजीवाद में सम्मिलित होते हैं। देखिए मार्क्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं पूंजीवाद जो है उसके नष्ट होने के जो लक्षण है, उनके नष्ट होने के जो लक्षण है वो पूंजीवाद में ही हैं। मार्क्स ऐसा कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रमिकों और पैसा एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब श्रमिक क्या करेंगे, लड़ाई कर देंगे और अमीर लोगों को सबको सारी व्यवस्था उनकी ख़त्म कर देंगे, तहस महस कर देंगे। तो यही बताना चाह रहे हैं मार्क्स कि एक टाइम ऐसा आएगा जो पूंजीवाद नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीर्षक की ओर। नेक्स्ट शीर्षक है हमारा क्रांति की अवधारणा। क्या होती है क्रांति की अवधारणा, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मार्क्सवादियों की धारणा है कि समाज के विकास में क्रांति का होना आवश्यक है। देखिए मार्क्सवादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, समाज का अगर विकास करना है, समाज को अगर तरक्की करनी है तो क्रांति करना जरूरी है। क्रांति मतलब लड़ाई झगड़े करना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। और ये मार्क्सवाद क्रांति को निंदनीय दृष्टि से नहीं देखता, अपितु सम्मान की दृष्टि से देखता है और इसी कारण क्रांति को सामाजिक परिवर्तन का सूचक मानता है। देखिए जो मार्क्सवादी लोग हैं वो क्रांति को मतलब लड़ाई झगड़े को एक गलत तरीके से नहीं देखते, उल्टा अच्छी तरीके से देखते हैं, उसे अच्छा मानते हैं, क्रांति को, लड़ाई झगड़े को अच्छा मानते हैं। और इसी कारण वो क्या करते हैं, क्रांति को क्या बताते हैं, क्रांति से ही समाज में विकास होगा, समाज में बदलाव होगा। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाहता है, मार्क्सवादियों के अनुसार शासकों के परिवर्तन को क्रांति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रांति के फलस्वरूप शासक के वर्गीय स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, तो ऐसी क्रांति वर्गीय क्रांति ही मानी जाती है। ये जाति कर लीजिएगा आप। देखिए मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो शासक जो परिवर्तन करते हैं, मतलब राजा लोग जो बदलाव लाते हैं समाज में क्रांति से, उसे हम क्रांति नहीं कह सकते, मतलब उसे लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते। ये क्रांति आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या कहना चाहते हैं क्रांति से, लड़ाई झगड़े से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो आप ये मान लीजिए अभी लड़ाई झगड़ा, तो वो कहना चाहते हैं जो राजा हैं वो जब समाज में बदलाव करते हैं तो उसे हम क्रांति नहीं कह सकते, क्योंकि क्रांति से क्या होता है, समाज में वर्ग खत्म हो जाते हैं। वर्ग वही अमीर गरीब जो लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्रांति से अमीर गरीब लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो राजा जो क्रांति करता है, मतलब राजा जो बदलाव करता है समाज में, उससे क्या होता है, अमीर गरीब लोग खत्म नहीं होते। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि उसे हम क्रांति नहीं कह सकते। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, परंतु यदि क्रांति के परिमाण स्वरूप शासन शक्ति नए शोषणकर्ता वर्ग की वजह समस्त समाज में निहित हो जाए तो ऐसी क्रांति को मार्क्सवादी क्रांति का नाम दिया जाता है। देखिए लेकिन जो क्रांति है मतलब लड़ाई झगड़े से, क्या लड़ाई झगड़े से जो शासन शक्ति है, शासन शक्ति मतलब सरकार की जो शक्ति है वो किसी एक वर्ग के हाथ में ना होकर, मतलब किसी एक वर्ग है, जैसे मान लीजिए अमीर गरीब वर्ग थे, तो किसी एक के हाथ में नहीं होती और बल्कि सबके हाथ में हो जाती है। जो सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं सबके हाथ में हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, मार्क्सवादी क्रांति कहते हैं। मतलब मार्क्सवादी क्रांति में क्या होता है, जो सरकार की शक्ति होती है वो सारे वर्गों में बट जाती हैं, किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होती, किसी एक वर्ग की नहीं चलती वहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाहता है, क्रांति के फलस्वरूप जब पुरानी उत्पादन प्रणाली का स्थान, यहाँ पे नई कर लीजिएगा गाइस, ये नहीं गलती से टाइप हो गया, तो नई उत्पादन प्रणाली ले लेती है तो राजनीतिक शक्ति
उन लोगों के हाथों में आ जाती है जो नई उत्पादन प्रणाली के समर्थक होते हैं। देखिए, जब लड़ाई झगड़े से क्या होता है, वो कह रहे हैं कि पुरानी जो उत्पादन प्रणाली है, पुरानी जो मतलब बनाने का तरीका था, वो नई उत्पादन प्रणाली में बदल जाता है, मतलब नए उत्पादन का तरीके में बदल जाता है। तो राजनीतिक जो शक्ति होती है, मतलब राजनीतिक शक्ति हम वो कह सकते हैं सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं, वो ऐसे लोगों के हाथों में आ जाती है जो जो नई वाली उत्पादन प्रणाली का क्या करते हैं, साथ देते हैं। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। इस दृष्टि से जब श्रमिक पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध क्रांति करेंगे तो राजनीतिक शक्ति श्रमिकों के हाथों में आ जाएगी और श्रमिक इसका प्रयोग नई उत्पादन प्रणाली के अनुरूप वर्गहीन समाज की स्थापना हेतु करेंगे। देखिए, इसी दृष्टि से क्या होगा, जब श्रमिक पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे, क्रांति का विरोध करेंगे, तो राजनीतिक शक्ति श्रमिकों के हाथ में आ जाएंगी और श्रमिकों के हाथ में आ जाएगी तो श्रमिक इसका प्रयोग नई उत्पादन प्रणाली के अनुरूप वर्गहीन समाज की स्थापना हेतु करेंगे। मतलब कि जो श्रमिक लोग हैं, जब उनके हाथ में सरकार की शक्तियां आ जाएंगी सारी, लड़ाई झगड़ा करने के बाद पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, तो वो क्या कह रहे हैं, श्रमिक क्या करेंगे, उस सरकार की शक्तियों का उपयोग कैसे करेंगे, एक ऐसे समाज को बनाएंगे उस सरकार की शक्तियों का उपयोग करके जिसमें कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे, मतलब वर्ग नहीं होंगे, वर्गहीन मतलब वर्ग नहीं होगा, उसमें कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब एक समान होंगे वहाँ पे। तो गाइज, ये आज का हमारा लेसन यहीं फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा इसी लेसन से रिलेटेड, उसमें हम पढ़ेंगे अलगाव की अवधारणा और स्वतंत्रता की अवधारणा, और एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मार्क्सवाद की आलोचना। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इस पार्ट की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।